हेलो दोस्तों, रुद्रा इंस्टीट्यूट दुर्ग के यूट्यूब चैनल में मैं अभय सिंह राणा छत्तीसगढ़ की समान अध्ययन पर एक नई कड़ी के साथ आ रहा हूं। आइए दोस्तों, हम छत्तीसगढ़ समान अध्ययन छत्तीसगढ़ भौगोलिक अध्ययन के तहत हमने पिछले 3 वीडियो में पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर सांगरी पाट और छत्तीसगढ़ के मैदान पर प्रकाश डाला। तो आज दोस्तों हम राज्य के दक्षिणवर्ती भूभाग में जाएंगे और यह बस्तर संभाग है। बस्तर संभाग को भौगोलिक रूप से दंडकारण्य के पठार के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ भौगोलिक अध्ययन दंडकारण्य का पठार, द प्लेटो ऑफ दंडकारण्य। दोस्तों, अगर हम राज्य के 4 भौगोलिक खंडों का विश्लेषण करें तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महानदी बेसिन, दूसरे नंबर पे दंडकारण्य का पठार, तीसरे में पूर्वी बघेलखंड का पठार और सबसे छोटा जसपुर सांगरी पाट है। दंडकारण्य का पठार, आइए मैं इसे रोचक तरह से आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। दंडकारण्य का पठार संपूर्ण बस्तर संभाग में फैला हुआ है। बस्तर संभाग के 7 जिले दंडकारण्य के पठार के तहत आते हैं। दंडकारण्य के पठार में उत्तरी बस्तर अर्थात कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर, सुकमा और दंतेवाड़ा, ये 7 जिले आते हैं। अगर हम राजनीतिक मानचित्र में देखें तो दंडकारण्य के पठार का इकलौता लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट भू आविष्टित जिला दंतेवाड़ा है। देखिए, ये दंडकारण्य के पठार का सबसे छोटा जिला भी है, भू आविष्टित या लैंडलॉक। ऐसे जिले जिनकी सीमाएं किसी पड़ोसी राज्य को स्पर्श नहीं करती, उन्हें हम लैंडलॉक या भू आविष्टित जिले कहते हैं। दंडकारण्य के पठार का इकलौता भू आविष्टित जिला दंतेवाड़ा है, जो मानचित्र में आपको यहां दिखाई दे रहा है। मन में आपके इस प्रश्न उठ रहा होगा कि दंडकारण्य का पठार क्या? दोस्तों, हमने 4 भौगोलिक खंड के विषय में नाम सुना, पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर सांगरी पाट, महानदी बेसिन, दंडकारण्य का पठार। आखिर इनका नाम ऐसा कैसे रखा गया? तो दोस्तों, हर नामकरण के पीछे एक रोचक इतिहास है और बहुत ही रोचक कहानियां भी है। दंडकारण्य का पठार, इसका नामकरण एक मैथोलॉजिकल स्टोरी या पौराणिक कहानी से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि महाकाव्य काल अर्थात रामायण काल में इस भूभाग में दंड नामक राक्षस का शासन था और उसके भूभाग या क्षेत्र होने की वजह से इसे दंडकारण्य के नाम से जाना गया। कुछ समय बाद इसे महाकांतार, आठवीं राज्य और वर्तमान में बस्तर के नाम से जाना जाता है। दंडकारण्य भौगोलिक नामकरण आपने सुना, खासतौर पे दंडकारण्य का पठार यह राज्य का दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक खंड है। राज्य के चारों भौगोलिक खंडों में सबसे विरल जनसंख्या अर्थात मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी इसी भाग में। यह भूभाग पर्वतीय, पठारी और मैदानी है। अगर हम इस मानचित्र को देखें तो दंडकारण्य का पठार अगर आप देख रहे हैं यहां पर, तो खासतौर पे दंडकारण्य का पठार मतलब कठोर चट्टानों से निर्मित भूभाग। दंडकारण्य का पठार अगर देखें तो इस नक्शे में आप ध्यान दीजिए, ये जो कलर है ये पठारी भूमि को व्यक्त करता है, जबकि ये जो पीला कलर है ये इधर क्षेत्र दिख रहा है आपको, और ये पर्वतीय भाग है और पीला कलर पठार है, और जबकि ये हरे रंग का भाग है ये मैदानों के तहत आता है। दंडकारण्य के पठार की विशेषता, यह क्षेत्र भूमध्य रेखा के निकटतम है, राज्य का निम्न अक्षांशीय क्षेत्र है। अब हम देखें तो दंडकारण्य के पठार में खास तौर पे यहां आप देखिए, ये यहां पर भानु प्रतापपुर की पहाड़ियां हैं। कांकेर जिले में दंडकारण्य के पठार में कौन सी पहाड़ियां हैं? भानु प्रतापपुर की पहाड़ियां। इसी से लगा हुआ यहां चरामा है, और चरामा की पहाड़ियां जिसे गैटेलियन की पहाड़ियां कहते हैं, और यहां के गुफा चित्रों में हमें एलियंस के प्रमाण या साक्ष्य मिलते हैं, ऐसा विगत दिनों चर्चित रहा। चरामा अगर हम देखें तो खासतौर पे ये जो भूभाग है, यहां कांकेर जिले में मलाज कुंडम की पहाड़ियां स्थित है। मलाज कुंडम की पहाड़ियां, यहां से दूध नदी का उद्गम होता है। मलाज कुंडम जलप्रपात भी स्थित है। दूध नदी कांकेर जिले की प्रमुख नदी है। कांकेर शहर दूध नदी के किनारे स्थित है। दूध नदी महानदी की सहायक है, आप ये ध्यान देंगे। अब ये देखिए, दंडकारण्य के पठार के मध्य से नेशनल हाईवे 130 गुजरता है, नेशनल हाईवे 30 गुजरता है, 30। ये नेशनल हाईवे
अगर हम कहें तो ऐसा नीचे चला जाता है नेशनल हाईवे 30, उत्तर से दक्षिण की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग, यहां पर कांकेर शहर है और कांकेर शहर जैसा कि आप जानते हैं से लगा हुआ गढ़िया पहाड़ है। गढ़िया पहाड़ किस जिले में है? कांकेर। गढ़िया पहाड़ में किसका मंदिर है? माता सिंहवासिनी का मंदिर है। गढ़िया पहाड़ के शिखर में क्या है? सोना देवी और रूपा देवी के सुप्रसिद्ध तालाब स्थित है। तो दोस्तों, हमने दंडकारण्य के पठार में कांकेर जिले की कुछ पहाड़ियों पर प्रकाश डाला। आइए आगे देखते हैं। तो ये दोस्तों फरसगांव की पहाड़ियां हैं। फरसगांव की पहाड़ियां खासतौर पे उत्तर पूर्वी दंडकारण्य के पठार में है। मुख्यतः कोंडागांव नारायणपुर क्षेत्र में है। यहां पर केशकाल घाटी स्थित है। कोंडागांव जिले में केशकाल घाटी स्थित है। राज्य की सबसे बड़ी या ऊंची घाटी है जिसमें 12 मोड़ है, केशकाल घाटी। उसी प्रकार राज्य की अन्य घाटियों में आप नाम सुनेंगे, शिल्पी घाटी कवर्धा में स्थित है, ब्रजपानी घाटी यह भी कवर्धा राजनांदगांव सीमांत क्षेत्र में है। तो दोस्तों, केशकाल घाटी दंडकारण्य का प्रवेश द्वार कहलाती है और यह कोंडागांव जिले में स्थित है। अब देखिए फरसगांव की पहाड़ियां, यहां पर आप देखेंगे कोंडागांव में माकड़ी की पहाड़ियां स्थित है। माकड़ी की पहाड़ियों से नारंगी नदी का उद्गम होता है। नारंगी नदी के किनारे कोंडागांव शहर स्थित है और कोंडागांव को छत्तीसगढ़ का शिल्प ग्राम कहा जाता है क्योंकि ये काष्ठशिला शिल्प तथा ढोकरा और घड़वा शिल्प के लिए जाना जाता है। राज्य के किस नगर को शिल्प ग्राम के नाम से जाना जाता है? कोंडागांव। कोंडागांव किस नदी के किनारे है? तो कहेंगे नारंगी नदी। नारंगी किसकी सहायक नदी है? तो ये इंद्रावती नदी की सहायक नदी है। आइए दोस्तों आगे बढ़ें। अब इस मानचित्र में हम अगर देखें तो खास तौर पे दोस्तों ये यहां आप आइए और ये देखिए, ये नारायणपुर जिला है। नारायणपुर जिले में ये स्थान अबुझमाड़ के नाम से फेमस है। आपने तो बहुत सुना होगा अबुझमाड़, ऐसा पर्वत या सघन वन क्षेत्र जिसे बूझा ना जा सके। अबुझमाड़ अपने विशिष्ट जनजाति संस्कृति के लिए विश्वविख्यात रहा है। अबुझमाड़ की पहाड़ियां या अबुझमाड़ कहां है? नारायणपुर जिले के दक्षिण मध्य में स्थित है। अबुझमाड़ के बाद हम आगे बढ़े तो हम ये दंतेवाड़ा में आते हैं और यहां पर दोस्तों बेलाडीला की पहाड़ियां हैं। दंडकारण्य के पठार के मध्य दक्षिण में बेलाडीला की पहाड़ियां हैं। बेलाडीला की पहाड़ियां दंतेवाड़ा जिले में हैं और ये उत्कृष्ट किस्म के लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आयरन ओर जिसमें फेरस की मात्रा अधिक हो वो सबसे अच्छा माना जाता है और आपने सुना होगा हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लेमोनाइट, ये लौह अयस्क के प्रकार हैं। देश में सर्वश्रेष्ठ किस्म का लौह अयस्क कर्नाटक में कद्रेमुख की खदानों में और छत्तीसगढ़ में बेलाडीला की माइंस में जाना जाता है। तो दोस्तों, बेलाडीला की पहाड़ियां कहां हैं? दंतेवाड़ा जिले में। यहां ये लौह अयस्क और इसी के आसपास टीना या कैसिटेराइट के भंडार में मिलते हैं। अगर हम आपको एक नए तथ्य बता रहे हैं, ये सुकमा यहां बॉर्डर पे यहां पर खुलसो डोंगर की पहाड़ियां हैं। दंडकारण्य के पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नंदीराज पर्वत है। यह दंतेवाड़ा जिले में है और 1210 मीटर ऊंची है। इसे नंदराज पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। दंडकारण्य के पठार की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी जिसको कि हम खुलसो डोंगर के नाम से जानते हैं। खुलसो डोंगर की पहाड़ियां सुकमा जिले में फैली हुई हैं। और दोस्तों, एक रोचक तथ्य यह है कि सबरी नदी या कोलाब नदी ये किन दो पहाड़ियों के मध्य में गहरी घाटी भी बनाती है? तो मलकानगिरी की पहाड़ियां उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में खुलसो डोंगर की पहाड़ी से गुजरती है। तो दोस्तों, खुलसो डोंगर, आइए अब देखिए हम खासतौर पे दोस्तों यहां पर ये बीजापुर सुकमा सीमांत क्षेत्र में तेलंगाना से लगा हुआ गोलापल्ली की पहाड़ियां हैं। गोलापल्ली की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे दक्षिणी पहाड़ियां हैं। राज्य की सबसे उत्तरी पहाड़ियां चांगभकार, कोरिया, मनेन्द्र चिरमिरे, तो दक्षिणी गोलापल्ली की पहाड़ियां। गोलापल्ली की पहाड़ियां ये तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के मध्य फैली हुई हैं। जैसा कि आप जानते हैं यहां अभ्रक या माइका के भंडार मिले हैं। गोलापल्ली की पहाड़ियों में ही पामेड़ अभ्यारण्य स्थित है जिसके मध्य से तालपेरू नदी प्रवाहित होती है। तो दोस्तों, हमने दंडकारण्य के पठार की प्रमुख पहाड़ियों पे आपको अभी प्रारंभिक दौर पे प्रकाश डाला। आइए दोस्तों हम आगे देखते हैं। ये दंडकारण्य का पठार अगर आप देखें तो अब यहां पर जो धरातली भाग है, द जियोलॉजिकल स्टडी ऑफ द दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य के पठार में सर्वाधिक भाग में आर्कियन शैल समूह स्थित है। आप सब पढ़ा होगा आर्कियन शैल समूह अर्थात अर्ली स्टोन्स, अर्ली रॉक्स। आर्कियन शैल समूह में अबुझमाड़ है, बीजापुर है, खासतौर पे कांकेर के बहुत बड़े क्षेत्र में है आर्कियन शैल समूह है। लेकिन दंडकारण्य के पठार की धरातली संरचना में अगर आप देखें तो इसके मध्य में ऐसे एक लंबवत में धारवाड़ शैल समूह फैला हुआ है। दंडकारण्य के पठार के बीचों बीच में धारवाड़ शैल समूह है और आप सब जानते हैं या जानिए धारवाड़ शैल समूह लौह अयस्क, कैसिटेराइट आदि के भंडार के लिए जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में धारवाड़ का शैल समूह 3 सीरीज में बटा हुआ है, चिल्फी सीरीज, सोनाखान सीरीज
और एक है आयरन ओर सीरीज। आयरन ओर सीरीज छत्तीसगढ़ के मैदान के दक्षिण से लेकर दंडकारण्य के पठार में मध्यवर्त लंबवत फैला हुआ है। धारवाड़ सेल समूह में अगर आप देखें, मानपुर मोहल्ला में बोरिया टिंबू की लौह माइंस है, उसी प्रकार बालोद जिले में दल्ली राजरा की माइंस है, इसी प्रकार कांकेर में, ये कांकेर आप देख रहे हैं दोस्तों, यहां धारवाड़ सेल समूह के तहत राज्य की सर्वाधिक माइंस लवेस्ट माइंस है। इनमें कोड़ा पहाड़, चारगांव, हलहद्दी, आरी डोंगर, कच्चे जैसी माइंस ये कहां है? कांकेर में। और तो दोस्तों राज्य की नवीनतम सबसे बड़ा लौह भंडार रावघाट माइंस है, और रावघाट माइंस की स्थिति ये पोर्शन है कांकेर और नारायणपुर जिले में अंतागढ़ से लगा हुआ रावघाट माइंस है। रावघाट भिलाई स्टील प्लांट के लिए आप सब जानते हैं कि यहां पर माइंस का विकास किया जा रहा है, बहुत शीघ्र यहां से लॉयस भिलाई के लिए आएगा। तो दोस्तों धारवाड़ सेल समूह ऐसे फैले हुए हैं। अब आपके समक्ष एक रोचक तथ्य दे रहा हूं, राज्य में कौन सा खनिज है जो भारत में दूसरा सबसे बड़ा भंडार छत्तीसगढ़ में है? तो दोस्तों वह टीन या कैसिटेराइट है। देश में टीन का सबसे बड़ा भंडार नवीनतम खोजों के अनुसार हरियाणा में मिला है, लेकिन देश के कुल टीन भंडार का लगभग 36% हमारे छत्तीसगढ़ में मिला है। देश का कौन सा खनिज है जिसका 100% प्रोडक्शन छत्तीसगढ़ करता है? तो टीन या कैसिटेराइट। टीन के अयस्क को कैसिटेराइट कहते हैं। राज्य में टीन के भंडार दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा जिले में है, जिनमें बचेली, मुंडवाल, गोविंदपाल, कटेक कल्याण ये सब टीन भंडार के लिए फेमस हैं। बस्तर से जो टीन का उत्खनन होता है वो सीएमडीसी छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से होता है, और उस पर आधारित इकलौती फैक्ट्री वो रायपुर के उरला में स्थित है। राज्य का इकलौता टीन स्मेल्टिंग प्लांट कहां है? रायपुर के उरला में। अब दोस्तों हमने आपसे कहा कि दंडकारण्य के पठार में जो सेल समूह है आर्कियन सेल समूह, आर्कियन सेल समूह में ग्रेनाइट के भंडार कोंडागांव और कांकेर में मिले हैं, लेकिन अब इसका उत्खनन नहीं हो रहा है। अब दोस्तों आगे देखिए, ये जो क्षेत्र है खासतौर पर ये दंडकारण्य के पठार का पूर्वी सीमांत क्षेत्र जो गरियाबंद से लेकर गरियाबंद, कोंडागांव, बस्तर तक फैला हुआ है, इस क्षेत्र में विंध्यन सेल समूह का विस्तार है। विंध्यन सेल समूह ये जलद चट्टानें हैं। राज्य में विंध्यवन सेल समूह की 2 सीरीज हैं, जगदलपुर सीरीज और रायपुर सीरीज। इसी सेल समूह में कोरंडम, किम्बरलाइट, एलेक्जेंड्राइट जैसे प्रीसियस स्टोन्स मिलते हैं। राज्य में ऐसे खनिजों का सबसे बड़ा भंडार हमने पढ़ा है गरियाबंद जिले में है, देवभोग तहसील में। लेकिन अगर देखा जाए तो बीजापुर, बस्तर, कोंडागांव यहां पर भी विंध्यन सेल समूह में बहुत सारे प्रीसियस स्टोन मिलते हैं, और ये सब आपको आगे पढ़ेंगे आप। अब देखिए दोस्तों, हमने ये देखा कि दंडकारण्य के पठार में मुख्यतः 3 प्रकार की सेल समूह है, धारवाड़, आर्कियन, विंध्यन, लेकिन बीच बीच में यहां पर कडप्पा सेल समूह भी मिलता है जहां चूना पत्थर के भंडार है। दंडकारण्य के पठार का पूर्वी भाग इसे बिजावर कडप्पा के नाम से जानते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं दंडकारण्य के पठार में बस्तर जिले में कांगेर घाटी स्थित है। कांगेर घाटी में कुटुम्बसर की गुफाएं हैं जो चूने से निर्मित अपनी विशिष्ट आकृतियों स्लेक्टाइट और स्लेग्माइट के लिए जानी जाती है। तो दोस्तों बिजावर कडप्पा का विस्तार कहां है? दंडकारण्य पठार के पूर्वी सीमांत क्षेत्र में फैला हुआ है, और यह चूना पत्थर से बनी हुई क्षेत्र है। आइए अब हम देखते हैं। तो साथियों हम दंडकारण्य के पठार का भौगोलिक अध्ययन समझ रहे हैं। भौगोलिक अध्ययन के तहत क्या पढ़ते हैं? अक्षांशीय देशांतरी विस्तार, वहां की धरातली संरचना, पर्वत पठार मैदान, वहां की वर्षा, तापमान, जलवायु, वहां की वनस्पति। तो दोस्तों मैंने आपको जब बताया, तो आइए अब हम देखते हैं दंडकारण्य का पठार और यहां की जलवायु। दोस्तों भूमध्य रेखा क्षेत्र होने की वजह से या नजदीकी होने की वजह से यहां की जलवायु अन्य क्षेत्रों की तुलना में भिन्न है। यह राज्य का एक ऐसा क्षेत्र है जहां बागवानी फसलों की काफी संभावना है। दंडकारण्य के पठार में अगर हम देखें तो कोंडागांव में बागवानी फसलों के लिए बहुत जाना गया है। अभी दोस्तों आपने सुना है, एक चर्चा है, कौन सा भारतीय किसान है जिसने 7 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीदा? दोस्तों बड़ी खुशी की बात है कि ये किसान हमारे छत्तीसगढ़ का है, कोंडागांव का है, इसका नाम है राजाराम त्रिपाठी। ये सोचिए देश का सबसे समृद्ध किसान है। इस आदमी ने कोंडागांव में सफेद मूसली, तरह तरह की जड़ी बूटियों और बागवानी फसलों के द्वारा पूरे देश में अपना नाम कमाया है, राजाराम त्रिपाठी। तो दोस्तों दंडकारण्य का पठार खासतौर पे बागवानी फसलों के लिए प्रसिद्ध है, और इसमें कोंडागांव, बस्तर, अब जैसे आप सुनिए होंगे कि राज्य में कॉफी के बागान लगाए गए। राज्य में कॉफी के बागान दरभा नदी घाटी में लगाए गए हैं, बस्तर जिले में। उसी प्रकार आपने सुना होगा नारियल, काली मिर्च के बागान लगाए हैं, ये कोंडागांव में लगाए गए हैं, नारियल और कॉफी के बागान। अभी हमने पढ़ा कि राज्य का इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रबड़ अनुसंधान केंद्र केरल के सहयोग से
सुकमा और बस्तर में रबड़ के प्लांटेशन लगाने जा रहा है। दोस्तों इस तरह से बागवानी फसलों के लिए फेमस है। अगर हम दंडकारण्य का पठार देखें तो यहां पर जो आर्कियन सेल समूह है, धारवाड़ सेल समूह है, इनके क्षरण से लाल रेतीली मिट्टी का निर्माण होता है। यह लाल रेतीली मिट्टी जिसे बस्तर की ढलानों में टिकरा मरहान के नाम से जाना जाता है। आपसे प्रश्न आता है टिकरा क्या है? यह लाल रेतीली मिट्टी का बस्तर में स्थानीय नाम है टिकरा या मरहान। राज्य का चेरा पूंजी अबुझमाड़ को कहा जाता है। दोस्तों एक रोचक तथ्य है कि राज्य में मानसून का प्रवेश दंडकारण्य के पठार से ही होता है। सुकमा बीजापुर सबसे पहले मानसून आता है। राज्य में सर्वाधिक मानसूनी वर्षा अबुझमाड़ की पहाड़ियों में होती है। ये देखिए अबुझमाड़, सर्वाधिक वर्षा अबुझमाड़ की पहाड़ियों में होता है। लेकिन राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले 3 खंड कौन से हैं? अबुझमाड़, भानुप्रतापपुर और रायगढ़ बेसिन। ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां सर्वाधिक मानसूनी वर्षा होती है। बस्तर का तापमान औसत रहता है। यहां की जलवायु खुशनुमा होती है। सघन वनों के लिए जाना जाता है। अगर कहें दोस्तों तो ग्रीन गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध तेंदुपत्ता बस्तर की विशेषता है। राज्य में दंतेवाड़ा क्षेत्र में उत्कृष्ट किस्म का तेंदुपत्ता पाया जाता है और छत्तीसगढ़ देश में तेंदुपत्ता उत्पादन में नंबर 1 है। यह गौड़ खनिज के रूप में काफी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों हमने ये देखा कि यह क्षेत्र वन संपदा में काफी समृद्ध है। वन संपदा में यहां पर खासतौर पर कांकेर और नारायणपुर बॉर्डर पे खुरसेल वैली है। खुरसेल वैली फूलों की घाटी के नाम से प्रसिद्ध रही। यहां उत्कृष्ट किस्म का सैगोन मिलता है। साल वृक्ष का द्वीप या साल वनों का द्वीप हम बस्तर संभाग या दंडकारण्य के पठार को कहते हैं। दंडकारण्य का पठार न सिर्फ खनिज संपदा बल्कि अपने समृद्ध जनजातीय संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों दंडकारण्य का पठार नदी अपवाह तंत्र के लिए भी विख्यात है। बड़ा दुखद है कि सबसे ज्यादा जल क्षेत्र होने के बावजूद यह सूखा क्षेत्र है। राज्य में सबसे कम न्यूनतम सिंचित जिलों में से दंतेवाड़ा, कोंडागांव, बस्तर जिलों का नाम आता है। ऐसा क्यों है? पर्वतीय पठारी क्षेत्र होने और जल का सही संचय न होने की वजह से यह सिंचित भूमि का सबसे कम अभाव है। तो दोस्तों आगे मैं थोड़ा अपवाह तंत्र में प्रकाश डालता हूं। देखिए यह उड़ीसा का कालाहांडी है और यहां से एक नदी का उद्गम होता है और वो नदी ऐसे 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 आ रही है। यह नदी इंद्रावती नदी है। दंडकारण्य का पठार का जीवन रेखा इंद्रावती नदी को कहते हैं। इंद्रावती नदी मूलतः उड़ीसा के कालाहांडी से उद्गम होता है, मुंगेरिया की पहाड़ियां। यह नदी बस्तर, देखिए नक्शे में बस्तर, यहां देखेंगे दंतेवाड़ा, बीजापुर जिले में फैली है। इसकी कुछ सीमाएं यहां पर नारायणपुर से भी लगती प्रतीत होती हैं। दोस्तों इंद्रावती नदी दंडकारण्य के पठार की जीवन रेखा, प्राचीन काल में इसे मंदाकिनी के नाम से जाना जाता था। इंद्रावती नदी भारत के न्यागरा के नाम से विख्यात चित्रकोट जलप्रपात का निर्माण जगदलपुर से 40 किलोमीटर दूर करती है। चित्रकोट घोड़े के नाल के समान भारत का न्यागरा के नाम से विख्यात प्रसिद्ध जलप्रपात किस नदी पे है? इंद्रावती। इंद्रावती नदी ऐसे बहते हुए महाराष्ट्र सीमांचल में बहती है। इधर से इसमें परलकोट नदी आके मिलती है। यह नदी बीजापुर जिले के भद्रकाली में गोदावरी नदी में आके शामिल हो जाती है। दोस्तों दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी यह हमारे बीजापुर जिले के कुछ भाग में प्रवाहित होती है। दंडकारण्य के पठार के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होती है। अगर आप देखें तो दंडकारण्य के पठार की दूसरी प्रमुख नदी वह है दोस्तों सबरी या कोलाब। सर दोस्तों एक चीज है कि सबरी नदी का उद्गम दंतेवाड़ा में नंदीराज की पहाड़ियों से होता है, जबकि कोलाब नदी उड़ीसा में कोरापुट की पहाड़ियों से निकलती है। दोस्तों कई लोग कहते हैं सबरी एक ही है। सबरी मूलतः एक अलग नदी है, कोलाब एक अलग नदी है। सबरी नदी पे सुकमा जिले में यहां गुप्तेश्वर जलप्रपात स्थित है। सबरी और कोलाब एक हो जाती हैं और ये हमारे उड़ीसा के साथ सीमांत क्षेत्र का निर्माण करती है। राज्य की एकलौती नदी जिसमें स्टीमर चलते हैं सबरी नदी। सबरी नदी के किनारे कुंटा शहर स्थित है, रामावरम स्थित है। अभी हाल में पोचमपल्ली या पोलावरम बांध का विवाद खड़ा हो गया था। पोलावरम डैम आंध्र प्रदेश द्वारा निर्मित किया जा रहा है और उसके निर्माण ये सबरी गोदावरी में निर्मित किया जा रहा है और इसका दुष्प्रभाव हमारे सुकमा जिले के इस क्षेत्र में पड़ रहा है। तो दोस्तों आपने ये देखा कि दंडकारण्य के पठार की भौगोलिक विशेषताएं, कौन सी नदियां हैं, गोदावरी कहां बहती है, और यहां पर दोस्तों ये स्थान जो है दंतेवाड़ा में बारसूर है। बारसूर दंडकारण्य के पठार का सबसे बड़ा ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल है। यहां छिंदक नागवंशी राजाओं के स्थापत्य मिलते हैं, मामा भांजा का मंदिर, बत्तीसा महादेव का मंदिर, लेकिन हाल में चर्चित क्यों है? दोस्तों बारसूर के निकट बोध घाट परियोजना का प्रस्ताव है। बस्तर संभाग की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना या बहुदेशीय परियोजना का नाम क्या है? बोध घाट। बोध घाट परियोजना किस नदी पर निर्मित करने का प्रस्ताव है? इंद्रावती पे। लेकिन सघन वनों क्षेत्र होने, आदिवासियों के विस्थापन की वजह से अभी तक राज्य शासन इसमें कोई निर्णय नहीं ले पाई। बहुत लंबे समय से बोध घाट का प्रस्ताव है। दोस्तों इसी के पास में सतधारा जलप्रपात है।
बारसूर दंतेवाड़ा में इंद्रावती नदी के पास सतधारा है, जहां पर नदी की धारा चट्टानों को काटकर 7 धाराओं में बढ़ती है। क्वेश्चन आएगा सतधारा कहां है? तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के भौगोलिक अध्ययन के तहत दंडकारण्य के पठार के बहुत से तथ्यों से आपको परिचित कराया। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें तथा अपने बहुमूल्य सुझाव से हमें अवगत कराएं, जिससे हम अगले वीडियो में उसे और अधिक उत्कृष्ट बना सकें। धन्यवाद।